ऊपरी पुरापाषाण काल के आधुनिक मानव प्रतीकात्मक मूल्य के साथ नक्काशीदार नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। 2018 तक केवल 27 मध्य और निचले पुरापाषाण काल की वस्तुओं पर प्रतीकात्मक नक्काशी होने का अनुमान लगाया गया है, जिनमें से कुछ को प्राकृतिक या अन्यथा गैर प्रतीकात्मक घटनाओं जैसे जीवाश्म या उत्खनन प्रक्रियाओं के कारण होने से इनकार कर दिया गया है। निचले पुरापाषाण काल के लोग हैं जर्मनी के बिल्जिंग्स लेबेन की 400,000 से 350,000 वर्ष पुरानी हड्डी, टेरा अमाटा के 380,000 साल पुराने कंकड़, मार्कक्लीबर्ग जर्मनी से 250,000 साल पुराना कंकड़, लेशरेट टेरा अमाटा के पास से लगभग 200,000 साल पुराने 18 कंकड़, मोनाको के ग्रोटे डे लॉब्जर्वेटोरे से लगभग 200,000 साल पुराना पत्थर और फ्रांस के बाउम्बोने से 200 से 130,000 सा 19वीं सदी के मध्य में फ्रांसीसी पुरातत्वविद जैक्स पाउचर डी क्रेवेकुअर डी परथेस ने सेंट एचुअल एमियंस फ्रांस, वह क्षेत्र जहां एचुलियन को परिभाषित किया गया था, में खुदाई शुरू की और हाथ की कुल्हाड़ियों के अलावा छिद्रित स्पंद जीवाश्म पोरोस्फेरा की सूचना दी। ग्लोब्यूलैरिस, जिसे वह सजावटी मोती मानते थे, इस दावे को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। 1874 में अंग्रेजी पुरातत्वविद वर्थिंगटन जॉर्ज स्मिथ ने इंग्लैंड के बेडफोर्डशायर में 200 समान छिद्रित जीवाश्मों की खोज की और यह भी अनुमान लगाया कि उनका कार्य मोती था। हालांकि उन्होंने बाउचर डी परथेस की खोज का कोई संदर्भ नहीं दिया, संभवतः क्योंकि वह इससे अनजान थे। 2005 में रॉबर्ट बेडनारिक ने सामग्री की दोबारा जांच की और निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि सभी बेडफोर्डशायर पी ग्लोब्यूलरिस जीवाश्म उपगोलाकार हैं और इनका व्यास 10-18 मिमी 0 इंच है। इस प्रजाति के अत्यधिक परिवर्तनशील आकार के बावजूद वे जानबूझकर चुना गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पूरी तरह से या लगभग पूरी तरह से किसी परजीवी प्राणी यानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊब गए थे और फिर छेद को पूरी तरह से खोलने के लिए अधिक बंद अंत क्या होगा, इस पर चर्चा की गई। उन्हें घिसे पिटे पहलू भी मिले जिनके बारे में उनका अनुमान था कि वे अन्य मोतियों से टकराने से पैदा हुए थे जब उन्हें एक साथ पिरोया गया था और एक हार के रूप में पहना गया था। हानैना 2009 में सोलेंस रिगॉर्ड, फ्रांसिस्को डिएरिको और उनके सहयोगियों ने देखा कि संशोधित क्षेत्रों का रंग असंशोधित क्षेत्रों की तुलना में हल्का है, जिससे पता चलता है कि उन्हें हाल ही में खुदाई के दौरान नुकसान हुआ था। वे इस बात से भी असहमत थे कि जीवाश्मों को साइटों से एशुलियन कलाकृतियों के साथ आत्मविश्वास से जोड़ा जा सकता है और उन्होंने सुझाव दिया कि पुरातन मानव गतिविधि के विकल्प के रूप में स्पष्ट आकार चयन या तो प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं या 19वीं शताब्दी के कलेख्ल पुराना पक्ष में हो सकता है। यह विशिष्ट रूप प्रारंभिक आधुनिक मनुष्यों और स्वर्गीय निएंडरथल ने संभवतः प्रतीकात्मक उद्देश्यों के लिए लाल गेरू का व्यापक उपयोग किया, क्योंकि यह रक्त जैसा रंग पैदा करता है। हालांकि गेरू का एक कार्यात्मक औषधीय अनुप्रयोग भी हो सकता है। इन दो प्रजातियों के अलावा गेरू का उपयोग ओल्डुवाई गॉर्ज तंजानिया में दर्ज किया गया है, जहां 2 लाल गेरू की गांठें पाई गई हैं। एम्ब्रोना, जहां एक गेरू स्लैब को एक विशिष्ट आकार में काट दिया गया था, और टेरा अमाटा, जहां 75 गेरू के टुकड़ों को पीले से लाल भूरे से लेकर लाल रंग की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त करने के लिए गर्म किया गया था। ये रंग प्राथमिकता और रंग वर्गीकरण के शुरुआती और पृथक उदाहरण हो सकते हैं और ऐसी प्रथाओं को अभी तक सामान्यीकृत नहीं किया गया है। 2006 में यूडाल्ट कार्बोनेल और मरीना मॉस्क्यूरा ने सुझाव दिया कि सिमा डे लॉस ह्यूसोस होमिनिन को गुफा जैसी किसी विनाशकारी घटना का शिकार होने के बजाय लोगों द्वारा दफनाया गया था, क्योंकि छोटे बच्चे और शिशु अनुपस्थित हैं, जो अप्रत्याशित होगा। यह एक एकल और पूर्ण परिवार इकाई थी